दोस्तों नमस्ते। आज हम पोषण स्तर वाली क्लास पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी टेट एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण का पार्ट है जो हर टेट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और आप थ्योरी वाली क्लास देखेंगे और इसके बाद हम एमसीक्यू भी करेंगे। और अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पोषण स्तर क्या है? तो पोषण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है ना। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा जो होती है वह एक जीव से क्या होती है, दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है। और जिस स्तर पर ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है ना, जिस स्तर पर ऊर्जा क्या करती है, एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है, और उसे ही पोषण स्तर कहा जाता है ना। वेरी सिंपल। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जो मतलब स्थानांतरित होती है उसे ही बोलेंगे पोषण स्तर। और ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है उसे बोलेंगे पोषण स्तर। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो आप स्थानांतरित लिख सकते हैं कि ऊर्जा पोषण स्तर में एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है ना, उसे बोलते हैं पोषण स्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। कैसा होता है? एक दिशी होता है। और एक पोषी स्तर पर उपभोग की गई ऊर्जा, एक पोषी स्तर पर उपभोग की गई ऊर्जा का केवल 10% ही उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित होता है। इसे 10% का नियम कहते हैं, है ना। इसे 10% का नियम कहते हैं। तो ये प्रश्न बनता है कि 10% का नियम कैसे बनता है? तो ऊर्जा का केवल 10% ही उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित होता है। मतलब जो भी हम उपभोग करते हैं, है ना, उस ऊर्जा का केवल 10% ही ऊर्जा स्तर स्थानांतरित होता है। इसे 10% का नियम कहते हैं, जिसे किसने दिया था? लिंडमैन ने। किसने दिया था? वैज्ञानिक का नाम है, किसने दिया था? लिंडमैन ने, है ना। और ये प्रश्न आता है कि 10% का नियम किसे कहते हैं? तो जो पोषी स्तर पर उपभोग की गई ऊर्जा का 10% ही उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित होता है, उसे बोलेंगे 10% का नियम। ठीक है, और इसको किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था, है ना। रेमंड एंड लिंडमैन एक इलोजिस्टिक थे जिन्होंने विशेष रूप से ट्रोपिक डायनेमिक ऊष्मागति का नियम दिया था, है ना। ऊष्मागति का दूसरा नियम किसने दिया था? रेमंड एंड लिंडमैन ने, है ना। ऊष्मागति का दूसरा नियम किसने दिया था? ऊष्मागति का दूसरा नियम किसने दिया था? तो रेमंड एंड लिंडमैन ने, है ना। और यह पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्र में शोध किया था। उन्होंने क्या किया था? विशेष रूप से वह किया था, उन्होंने पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्र में शोध किया था, है ना। तो ये इसमें आईएमपी ये है कि ऊष्मागति का दूसरा नियम किसने दिया? तो रेमंड एम लिंडमैन ने दिया था, रेमंड एल लिंडमैन ने दिया था। और 10% का नियम सिर्फ लिंडमैन ने दिया था। और ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशी होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है ना, उसे ही बोलेंगे पोषण स्तर। और ऊर्जा का जो भी ऊर्जा हम उपभोग करते हैं उसका 10% ही ऊर्जा स्तर स्थानित होता है, इसे 10% का नियम कहते हैं। तो बिल्कुल ही आपको मैंने पूरे डिटेल से समझाया है। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप सिर्फ कमेंट करना, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे, है ना। ये लिंडमैन ने दिया था 10% का नियम, रेमंड लिंडमैन ने दिया था ऊष्मागति का दूसरा नियम। ठीक है, ऊष्मागति का दूसरा नियम किसने दिया था? रेमंड एल लिंडमैन ने। और 10% का नियम किसने दिया था? लिंडमैन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ऊष्मागति के दूसरे नियम के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र में, है ना, ऊष्मागति का कौन सा नियम है? दूसरा। उसमें पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण स्तर पर जाने से क्या होता है? कम होता है ना। ऊष्मागति का दूसरा नियम जो है ये क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह निम्न गति से उच्च पोषण स्तर पर जाने में क्या होता है? कम होता है। ऐसे जैसे पोषण स्तर 1 में देखते हैं हम, इस चरण में उत्पादकों को रखा जाता है ना। इस चरण में क्या रखा जाता है? उत्पादक। जैसे उत्पादक में क्या आता है? हरे पौधे, इनके पास क्या होती है? अत्यधिक ऊर्जा होती है ना। पहले स्तर पे किसे रखा जाता है? हरे पौधे को रखा जाता है। इनमें क्या होती है? अत्यधिक ऊर्जा होती है। और दूसरे स्तर पे इसमें सभी शाकाहारी जीवों को रखा जाता है। ये जीव भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं। ये जीव किस पे निर्भर होते हैं? पौधों पर निर्भर होते हैं। तो पहले पे घास, ये हरे पौधे, और उदाहरण दूसरे स्तर पे गाय, बकरी, टिड्डे आदि होते हैं, है ना। और तीसरे स्तर पे कौन होता है? तो तीसरे स्तर पे मांसाहारी जीवों को रखा जाता है। पहले चरण में उत्पादकों को रखा जाता है, दूसरे पे शाकाहारी को रखा जाता है, और तीसरे स्तर पे मांसाहारी जीवों को रखा जाता है। उदाहरण के लिए गौरैया, सांप, भेड़िया आदि। और चौथे स्तर पे किसे रखा जाता है? तो ये जीव पौधे व जंतु पर निर्भर होते हैं। ये पौधे
जंतु पर निर्भर होते हैं। वे ये जीव किस पे निर्भर होते हैं? पौधे पे निर्भर होते हैं, पौधे एवं जंतु पे, इसलिए ये सर्वाहारी होते हैं। उदाहरण शेर, बाघ, भालू, बाज आदि। तो अपन एक बार और इसको समझ लेते हैं। प्रथम स्तर पे किसे रखा जाता है? हरे पौधे। दूसरे स्तर पर शाकाहारी जो गाय, बकरी, टिड्डे है ना। और तीसरे स्तर पर जो मांस खाते हैं ना, गोरैया, सांप, भेड़िया आदि। और चौथे स्तर पे ये जीव पौधे एवं जंतु पर निर्भर होते हैं, इसलिए ये सर्वाहारी होते हैं, है ना। और इसके बाद उदाहरण शेर, बाघ, भालू, बाज आदि। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। आगे का स्टार्ट करते हैं। अब आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पौधे हैं, फल एवं सब्जियों और उनके महत्व और उनके अंग क्या है। तो पादप या पौधे क्या होते हैं ना? पादप जीव जगत का बड़ा समूह होता है। पादप क्या होता है? पादप या पौधे जीव जगत का कैसा समूह होता है? बड़ा समूह होता है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, है ना। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं, जिनमें सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है। उनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? सेलुलोज से बनी होती है, जैसे पेड़, झाड़ियाँ, घास, फर्न आदि। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि पौधों की कोशिका भित्ति काय से बनी होती है? तो पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। उसमें क्या आएगा? पेड़ आएगी, झाड़ियाँ, घास, फर्न आदि, है ना। तो पादपों का वर्गीकरण किस तरीके से किया है? तो पादपों का वर्गीकरण, है ना, पादप और पौधों दोनों एक ही बात है ना। पौधों का वर्गीकरण बोल सकते हैं हम इसको। तो सजीवों को सूक्ष्म जीव, जो भी सजीव है और सूक्ष्म जीव है, पादप जगत और जंतु जगत में विभक्त किया गया है ना। सजीवों को सूक्ष्म जीव, पादप जगत और जंतु जगत में विभक्त किया गया है। प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक कौन है? ये वनस्पति वैज्ञानिक का नाम है वेटकर ने सजीवों को 5 भागों में विभाजित किया है, जो निम्नलिखित है ना। जो वैज्ञानिक है, वनस्पति वैज्ञानिक है, जिनका नाम है वेटकर ना। वनस्पति वैज्ञानिक का नाम क्या है? वेटकर है। इसको आप नोट कर लेना। वनस्पति वैज्ञानिक का नाम है वेटकर, जिन्होंने सजीवों को 5 भागों में विभाजित किया है, जो निम्न प्रकार से है ना। तो पहला है मोनेरा। इसमें मोनेरा में जीवाणुओं का अध्ययन होता है। मोनेरा में काय का अध्ययन होता है? जीवाणुओं का अध्ययन होता है। उसके बाद प्रोटिस्टा, अमीबा और पेरामीशियम का अध्ययन होता है। प्रोटिस्टा में अमीबा और पेराशियम का अध्ययन होता है। अमीबा और पेराशियम का अध्ययन काय में होता है? तो प्रोटिस्टा में होता है। और कवक में कवकों का अध्ययन होता है। कवक में कवकों का अध्ययन होता है। और पादप में पौधों का अध्ययन होता है। और जंतु जगत में जंतुओं का अध्ययन होता है। तो पादप जगत को फ्लोरा भी बोलेंगे और जंतु जगत को फोना बोल सकते हैं, है ना। पौधों का अध्ययन होता है पादप में, जंतुओं का अध्ययन होता है जंतु जगत में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार और फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। पादप पौधों का वर्गीकरण है ना। पादप और पौधों का वर्गीकरण सजीवों को सूक्ष्मजीव, पादप जगत और जंतुओं में विभक्त किया है। और ये किसने किया था? तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक वेटकर ने 5 भागों में विभाजित किया है। मोनेरा में जीवाणुओं का अध्ययन, प्रोटिस्टा में अमीबा और पेरामीशियम का अध्ययन, और कवक में कवकों का, पादप जगत में पौधों का अध्ययन, जंतु जगत में जंतुओं का अध्ययन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम पौधों एवं बीजों का निर्माण कैसे हुआ, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। पौधों एवं फल एवं बीजों का निर्माण। तो निषेचन के पश्चात क्या होता है? बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं। जब निषेचन होता है तो क्या होता है? बीजांड में परिवर्तन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप फल एवं बीजों का निर्माण होता है ना। बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं, इसका मतलब है परिणाम स्वरूप क्या होता है? फल एवं बीजों का निर्माण होता है। निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन निम्न अनुसार है ना। जब निषेचन होता है तो फूलों में क्या